हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गीतांजलि। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक है मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्लास 12 चैप्टर 4। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं इनमें हम बेसिकली एंग्जाइटी के बारे में बात करते हैं। इसमें आपकी एनसीईआरटी में एक शेयर किया हुआ है एग्जाम्पल कि एक दिन वाइल ड्राइविंग होम देव फेल्ट हिज हार्ट बीटिंग रैपिडली. He started sweating profusely and even felt short of breath. So he was so scared that he stopped the car and stepped out. In the next few months, these attacks increased and now he was hesitant to drive for fear of being caught in traffic during an attack. Dave started feeling that he had gone crazy and would die. Soon he remained indoors and refused to move out of the house. तो इस तरीके के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो भी टॉपिक्स हैं उनसे ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आपको बनाकर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एंग्जाइटी जो होती है कब स्टार्ट होती है, जैसे मान लीजिए हम किसी एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं या हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं या हमारी कोई सोलो परफॉर्मेंस है तो हमें एंग्जाइटी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि स्टार्टिंग में नॉर्मल होते हैं और एक्सपेक्टेड होते हैं और हमें कई एंग्जाइटी के सिम्टम्स जो होते हैं वो हमें मोटिवेट भी करते हैं। ऑन द अदर हैंड हाई लेवल अगर हो जाए एंग्जाइटी का तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रेसिंग होते हैं और इंटरफेयर करते हैं इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग के साथ, जो शो करता है कि येस पर्सन को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जो कि मोस्ट कॉमन कैटेगरी है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का। एवरीवन हैज़ वरीज एंड फियर्स, सबको होते हैं, वरीज भी होती हैं, फियर्स भी होते हैं। बट एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी इज़ यूजुअली डिफाइंड एज अ डिफ्यूज वेग वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। एंक्शियस इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन शो करते हैं कुछ सिम्टम्स का, जैसे कि उनमें रैपिड हार्ट बीट देखी जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, डायरिया होता है कुछ लोगों को, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, कुछ लोगों को फेंटिंग होने लगती है, डिजीनेस होती है, स्वेटिंग होती है, स्लीपलेसनेस होती है, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट हो जाता है, ट्रेमर्स, हाथ कांपने लगते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं एंग्जाइटी के जो अलग अलग लोगों में देखने को मिलते हैं। अब कुछ होते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब आगे हम इसको अगर कैटेगराइज करेंगे तो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो होते हैं ये प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, लंबे टाइम तक चल जाते हैं, वेग होते हैं, अनएक्सप्लेन्ड होते हैं और इंटेंस फियर में हम इसको काउंट करते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कोई अटैचमेंट नहीं होता। सिम्टम्स में आ जाता है वरी होना, एप्रीहेंसिव फीलिंग होना फ्यूचर के बारे में, हाइपर विजिलेंस होना, या फिर कॉन्स्टेंटली हम स्कैन करते हैं एनवायरनमेंट को कि हाँ हमारे लिए कहीं कोई खतरा है। और इसमें बेसिकली मोटर टेंशन होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पर्सन जो होता है वो रिलैक्स नहीं कर पाता, रेस्टलेस फील करता है और शेकी और टेंस फील करता है। दूसरे तरीके का एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है पैनिक डिसऑर्डर। इसमें रिकरेंट एंग्जाइटी अटैक होते हैं जिसमें पर्सन एक्सपीरियंस करता है इंटेंस टेरर। पैनिक अटैक जो होता है ये डिनोट करता है एब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी राइजिंग टू अ पीक व्हेन थॉट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई आर प्रेजेंट। तो ये जो इस तरीके के इंटेंस थॉट्स आने लगते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल वे में आने लगते हैं। क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं उसमें सेम ही होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, डिजीनेस, ट्रेम्बलिंग, पाल्पिटेशन, इसमें थोड़ा सा चोकिंग का पॉइंट जो होता है वो और ऐड हो जाता है, नोजिया होने लगता है पर्सन को, चेस्ट पेन रहने लगता है, डिस्कम्फर्ट होता है और पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो पागल हो जाएगा, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, लूजिंग कंट्रोल, और लास्ट में द पर्सन में फील दैट ही इज़ डाइंग। अब अगर हम बात करें कि कुछ लोगों को डर होता है ट्रैवल इन अ लिफ्ट, उनको क्लाइंबिंग में डर लगता है या 10th फ्लोर पे बिल्डिंग में जाना है तो वो मना कर देंगे कि हम लिफ्ट से नहीं जा सकते, या फिर किसी रूम में एंटर होना है और वहाँ पर लिजर्ड है तो जनरली ये लोग मना कर देते हैं जिनको इस तरीके के पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट आता है फोबिया। अब कुछ ऐसे फियर होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि लिजर्ड से रिलेटेड अगर है तो वो कोई पर्सन रूम में एंटर नहीं कर रहा है लिजर्ड की वजह से, तो हम बोल सकते हैं कि उसका फोबिया है, लिफ्ट का फोबिया है, या फिर और भी कई तरीके के फोबिया होते हैं। अब जो लोग फोबियाज जिन लोगों को होता है उनको इरेशनल फियर्स होते हैं उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए, लोगों के लिए और सिचुएशन के लिए।
फोबिया जो होता है जनरली धीरे धीरे शुरू होता है और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ कंबाइन होके ये लास्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेसिफिक फोबिया होते हैं जो किसी पर्टिकुलर उस चीज़ से रिलेटेड रहते हैं। सोशल फोबिया होते हैं, सोशल गैदरिंग में लोग नहीं जाना चाहते। और एगोराफोबिया होता है थर्ड टाइप का। स्पेसिफिक फोबिया की अगर बात करें तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबिया होता है। इसमें इरेशनल फियर्स होते हैं, इंटेंस फियर होते हैं किसी एनिमल से रिलेटेड, किसी स्पेस से रिलेटेड। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया, जिसमें कि हम लोग लोगों से कम मिलना पसंद करते हैं, हम लोग लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हैं, सोशलाइज होना पसंद नहीं करते हैं। एगोराफोबिया होता है, इट इज़ द टर्म यूज जब लोग डेवलप करते हैं अ फियर ऑफ एंटरिंग इन अनफेमिलियर सिचुएशन। अनफेमिलियर सिचुएशन मतलब एक ऐसी सिचुएशन में जाना या ऐसे सर्कमस्टांसेस में जाना जहाँ जिसके लिए आप फेमिलियर नहीं हो, आप नहीं जानते हो। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं जो अगोराफोबिया से अफेक्टेड होते हैं वो इजीली अपना घर नहीं छोड़ पाते हैं, उन्हें एक अंदर से डर बना रहता है और देयर एबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ इज सीवियरली लिमिटेड। अब नेक्स्ट आता है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम एसएडी भी बोलते हैं। ये एक अलग टाइप का एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। इंडिविजुअल जो होते हैं उनको सेपरेशन का फियर होता है इसमें, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, कि हमें अगर किसी चीज़ से सेपरेट किया जाएगा तो वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे स्पेशली अगर बच्चों की बात करें तो उनके लिए उनमें ये कॉमनली पाया जाता है। जैसे बच्चा अगर स्टार्टिंग में एक बार स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो वो अकेला फील करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो अपने पेरेंट्स के साथ था और बहुत सारे लोगों के बीच में था, बट अब वो एकदम एक अलग एनवायरनमेंट में आ गया है। क्लिंग टू एंड शेडो देयर पेरेंट्स एवरी मूव, उनको शुरू से ही अपने पेरेंट्स के साथ रहने की आदत है। अब अचानक से अगर उनको ऐसी सिचुएशन में डाला जाए कि स्कूल जाना है तो वो इस टाइप के सिम्टम्स शो करते हैं एंड दे में स्क्रीम, थ्रो सीवियर टेंट्रम्स और मेक सुसाइडल जेस्चर्स। नेक्स्ट आता है ओसीडी, जिसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होते हैं, the people who are affected from it are unable to control their preoccupation with specific ideas or are unable to prevent themselves from repeatedly carrying out a particular act or series of acts that affect their ability to carry out normal activities. OCD के जो पर्सन होते हैं, जो अफेक्टेड होते हैं लोग, वो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं कुछ आइडियाज़ से और वो अपने आप को रोक नहीं पाते कुछ एक्टिविटीज़ को रिपीटेडली करने से। उनका जो बिहेवियर होता है वो ऑब्सेसिव हो जाता है, यानी कि इनेबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक। एक चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं और ख़ुद को उससे रोक नहीं पाते हैं। इनमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके जो थॉट्स होते हैं वो अनप्लेजेंट, शेमफुल होते हैं। कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को हम दो चीज़ों में ब्रेक कर सकते हैं, ऑब्सेसिव बिहेवियर एंड कंपल्सिव बिहेवियर। कंपल्सिव में दे नीड टू परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर्स ओवर एंड ओवर अगेन। कंपल्शन हो जाता है कुछ चीज़ों का, जैसे उन्हें काउंटिंग करने की बार बार आदत हो जाती है, ऑर्डरिंग, चेकिंग, टचिंग, वॉशिंग, ये सारी हैबिट्स उनमें रिपीटेड वे में होने लगती है। देन कम्स ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको हम पीटीएसडी के नाम से जानते हैं। पीटीएसडी सिम्टम्स जो होते हैं इसमें रिकरेंट ड्रीम्स आना, फ्लैशबैक्स होना, कंसंट्रेशन लूज हो जाना, इमोशनल नंबिंग होना, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आने लगती है पर्सन को। और इस प्रॉब्लम में बेसिकली कोई ट्रॉमा फेस किया होता है पर्सन ने, उसके बाद वो कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहने लगता है उसको लेके और उसके मन में उसी ट्रॉमा के बार बार ख्याल आने लगते हैं। फिर आता है सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर ये ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर देर आर फिजिकल सिम्टम्स इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिजीज़। फिजिकल सिम्टम तो दिखने लगते हैं बट पेशेंट को कोई फिजिकल डिजीज़ नहीं होती है। इस डिसऑर्डर में इंडिविजुअल जो होता है उसको साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ होने लगती हैं और वो कुछ ना कुछ फिजिकल सिम्टम्स की कंप्लेन करता रहता है, जबकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें कन्वर्जन डिसऑर्डर आ जाता है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर आ जाता है और इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर आ जाता है। तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जो होता है इसमें पर्सन को परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स रहते हैं, जो
उससे उसकी मेडिकल कंडीशन से कई बार रिलेटेड नहीं भी होते। इस टाइप के जो लोग होते हैं दे टेंड टू ओवरली प्री ऑक्यूपाइड विद देयर सिम्टम्स एंड दे कंटिन्यूअली वरी अबाउट देयर हेल्थ एंड मेक फ्रीक्वेंट विजिट्स टू डॉक्टर। उनको हर वक्त अपनी हेल्थ की चिंता रहती है और विजिट्स करते रहते हैं डॉक्टर के पास, बट उनको एज सच कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है। इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में परसिस्टेंट प्री ऑक्यूपेशन होता है कि उनको ये लगता है कि उनको कोई सीरियस बीमारी होने वाली है या हो चुकी है जिसकी वजह से वो वरीड रहते हैं, एंड दिस इज अकम्पनीड बाय एंग्जाइटी अबाउट वंस हेल्थ। इंडिविजुअल्स with illness anxiety disorder are overly concerned about undiagnosed disease। जो डिजीज़ उन्हें हुई ही नहीं है, जो डायग्नोज ही नहीं हुई है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। नेगेटिव डायग्नोस्टिक रिजल्ट होते हैं उनके, फिर भी वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक स्ट्रेस रहता है इस चीज़ को, इल हेल्थ को लेकर, और स्पेशली जब किसी और की इल हेल्थ के बारे में वो सुनते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर और इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये दोनों मेडिकल इलनेसेस से ही कंसर्न है, बट डिफरेंस क्या है कि कंसर्न किस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जो है उसमें एक्सप्रेशन जो है फिजिकल कंप्लेन की फॉर्म में है, लेकिन इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जो है उसमें एंग्जाइटी जो है वो मेन कंसर्न है। उनको एंग्जाइटी है कि हमें इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। सिम्टम्स क्या हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के? थर्ड वन, कन्वर्जन डिसऑर्डर में किसी की बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो गया किसी ड्यू टू सम एक्सीडेंट और ट्रॉमा, तो उनको मे बी पैरालिसिस हो, ब्लाइंडनेस हो जाए, या कान की प्रॉब्लम हो गई, डेफनेस हो गया, चल नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और ये सिम्टम्स जो होते हैं ये एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस की तरह उनकी लाइफ में रह जाते हैं और ये कन्वर्ट कर देते हैं उनकी लाइफ को, इसीलिए हम इनको कन्वर्जन डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स।